हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारा यूनिट 1 के जो अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड यूनिट के लिए और फर्स्ट टर्म के लिए, इट मीन्स सीबीएसई जो फर्स्ट टर्म लेगा उसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। और वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 और 8। और वहीं अगर टर्म 2 की बात करें तो वहाँ पे हमारा था 3, 4, 7, 9 और 10। ये 5 चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं हमारे। ये कौन है? टर्म 1 और ये है हमारा टर्म 2। इसके अंदर हमारे जो 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे वो इन 5 चैप्टर्स में से आएंगे। तो हम पहले इसको कंप्लीट थोड़ा कर चुके हैं। आज हम हमारे जो इस फर्स्ट टर्म का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नेम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है हमारे लिए। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू हम सारी की सारी हमारी जो फोर्सेस है उनको कैसे अप्लाई करना है स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के अंदर, या फिर किसी एक गेम पर्टिकुलर, किसी गेम की किसी स्किल के अंदर या किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर हमें किस तरह से हमारी फोर्स को यूज़ करना है, किस तरह से हमारी टेक्निक्स को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स का जो रिलेशन है वो आपस में किस तरह का रिलेशन है। तो हम अगर बात करते हैं कि अगर आप जनरली किसी भी इवेंट के अंदर, एक स्पोर्ट्स के किसी भी इवेंट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जब हम पार्टिसिपेट उस इवेंट के अंदर करते हैं तो ऑन दैट टाइम क्या होता है कि हमारे पास उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्सेस खूब होती है, लेकिन हमें उस फोर्स को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। जनरली हम बहुत हार्ड वर्क करके हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, एंड्योरेंस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कर सकते हैं, हमारे सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल एक स्किल को पर्टिकुलरली एक उस स्किल के अंदर हमारी परफॉर्म को इन्हांस करने के लिए जिस तरह की हमें टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है, जिस तरह से हमें बायोमैकेनिक्स को यूज़ करना होता है, जिस तरह से हमें फिजिक्स को समझना होता है, जिस तरह से हमें लॉज को समझना होता है, न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनको समझना होता है, वो सारी चीज़ें हमें पर्टिकुलरली हमें बताती है कि आखिरकार आपको जब किसी एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरह का जो ह्यूमन नेचर आपको उसके अंदर डालना होता है, किस तरह से आपको उसके ऊपर बिहेव करना होता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम, वी विल डिस्कस अबाउट द बायोमैकेनिक्स इन द स्पोर्ट्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात करते हैं अगर हम बायोमैकेनिक्स की, तो बायोमैकेनिक्स जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो का मीन्स होता है पर्टिकुलरली हमारी लिविंग थिंग्स, और मैकेनिक्स का मतलब होता है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्सेस। इट मींस अगर हम बात करें बायो और मैकेनिक्स की, दोनों वर्ड्स को डिफरेंट वे में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें बायो और मैकेनिक्स की, तो बायो और मैकेनिक्स के अंदर हमें अगर हम बात करें इनको कि दोनों के अंदर हमें जो लिविंग थिंग्स और लाइफ रेफर्स टू लाइफ और लिविंग थिंग्स, एंड मैकेनिक्स रेफर्स टू फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फोर्सेस। इट मीन्स बायो का मतलब तो आप हम कह सकते हैं लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, और वही अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो अप्लाइड फोर्सेस थ्रू द फिजिक्स। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपको एट प्रेजेंट टाइम अभी नीरज चोपड़ा हरियाणा के रेसलर हैं, जिन्होंने हरियाणा के एथलीट हैं जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो के अंदर इंडिया को ओलंपिक्स टोक्यो 2020 के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया है। अब उस जेवलिन को प्रॉपर थ्रो हर कोई पर्सन भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ जो उसकी स्किल होती है वो स्किल ये होती है कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर उसको थ्रो करना होता है। अब ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर थ्रो करने के लिए हमें, जब हम उसको थ्रो करते हैं या रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी से या हमारे हाथ से हम उसको छोड़ते हैं, तब जो उसका जो एंगल होता है वो एंगल कैसा होना चाहिए। मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो इस जेवलिन थ्रो को इस ट्रैक के ऊपर दौड़ के और सामने की ओर थ्रो करता है, तो जो
ये थ्रो करता है तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर आपको सबसे ज़्यादा दूरी पे किसी भी चीज़ को छोड़ना है, फेंकना है, रिलीज करना है, या किसी चीज़ को आप थ्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करे, तो उसके लिए हमें 45 डिग्री का एंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सबसे ज़्यादा दूर जा सके। अगर आपका 45 डिग्री का एंगल उसमें नहीं होता है तो जनरल सी बात है कि आपका वो ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा, या तो कम दूरी तय करेगा या बिल्कुल भी दूरी तय नहीं करेगा, या फिर डायरेक्शन जो है उसकी वो थोड़ी अलग हो जाएगी, सही नहीं डायरेक्शन रहेगी। तो ये हमारे लिए यही सारी चीज़ें आज हमें बताया गया बायोमैकेनिक्स कि आखिरकार जो लिव लाइफ जो हमारी जो थिंग जो हमने अप्लाइड की है फोर्सेस बायोमैकेनिक्स के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, कि बायोमैकेनिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द टर्म बायोमैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया, बायो और मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो को हम लाइफ और लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, और मैकेनिक्स को हम रेफर्स टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडी इन मोशन। वो सारी अप्लाइड जब हम फोर्स करेंगे तब हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, उस फोर्स को, उस मोशन को किस तरह से रिएक्ट करती है, वो सारी चीज़ें आपकी मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगी। एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है, आप एक बार इसको लाइन में यहीं आप याद कर सकते हैं कि द स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड ह्यूमन मूवमेंट्स। द स्टडी एंड एनालाइजेज, किसी चीज़ को पढ़ना, उसको एनालाइज करना, किस पे, ह्यूमन मूवमेंट्स के ऊपर, कि आप जिस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से आपको, अगर उस मूवमेंट के अंदर आप जितना ज़्यादा परफेक्शन लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, और वो स्पोर्ट्स के पैटर्न के थ्रू अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको काम में लेते हैं, तो वो एक बायोमैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, तो सबसे पहला ये हमारे पास आता है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस हमारे पास आती है वो आती है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स। इट मीन्स हम किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक के अंदर हमारी स्किल जो है वो कितना रिजल्ट शो कर रही है, और हम उसको और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को इसके अंदर मिलेगी, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसकी मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ। द सिंपल मेथड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस in most of the sports is to improve the technique of sports person. As a matter of fact, it's one of the motivating factor for studying biomechanics. Biomechanics can be applied to improve technique in two ways. The first, teacher of physical education ways to use their knowledge of mechanics in correct or reflect the errors of sports person in order to improve proper execution of skills. It means अगर आपके पास जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अगर उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो आपकी सारी एरर्स को थ्रू द बायोमैकेनिक्स आपकी वो ठीक करके और आपकी टेक्निक को और ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और सेकंड वे आता है पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू। पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू इट मीन्स जब भी आप जिस भी एंगल से किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या अपने परफॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स के थ्रू अपने को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। और जिस भी वे में अपन किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं या यूज में ले रहे हैं, उस वे के अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर जिस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं उस टेक्निक से हम किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा दूरी तक रिलीज कर सकते हैं या कर रहे हैं, और हम कितना उसको और ज़्यादा तरीके से यूज करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो सारा वे किस में आ जाएगा, आपके टेक्निक इम्प्रूव करने में। सेकेंड वन आपका आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट। Second one is helps in improving equipments। देखिए इसके अंदर क्या है कि स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव डिजाइन फॉर द इक्विपमेंट यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स शूज एंड स्पोर्ट्स क्लोथ्स। एंड इट मीन्स
जिस भी एक्टिविटी, जिस भी गेम, जिस भी स्पोर्ट्स या जिस भी इवेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक के अंदर आपके कॉस्ट्यूम, आपके शूज, आपके इक्विपमेंट्स लाइक जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, आपका क्रिकेट का बैट, आपके क्रिकेट की बॉल, आपके शूज, आपकी वियरिंग जो यूनिफॉर्म है एथलेटिक्स की, आपके स्विमिंग का जो कॉस्ट्यूम है, आपके गॉगल्स हैं, आपके ग्लव्स हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट, आपकी हॉकी स्टिक है, आपका हॉर्स है, आपकी आर्चरी के अंदर आपकी जो एरो है, आपकी जो शूटिंग के अंदर आपकी जो गन है, या किसी भी मूवमेंट के ऊपर आपका किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट होता है, तो आप उसको किस तरह से मॉडिफाई करके और ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको नॉलेज हो जाता है कि हाउ टू यूज़ द प्रॉपर इक्विपमेंट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो, देन तो हमें उसके बारे में अगर नॉलेज हो जाता है तो हम उस चीज़ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस भी बूस्ट करेंगे। रीज़न कि अगर आपको कोई भी आप चीज़ थ्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक जेवलिन थ्रो है जो लगभग आपके पास जो है वो 2.60 kg की है, मीन्स 2.5 kg की है, और आप उसको थ्रो कर रहे हैं, वो लगभग आपका 55 मीटर जो है वो क्रॉस कर रहा है। यही आपने क्या किया, 3.10 kg का आपने थ्रो करके देखा और वो जा रहा है आपका 60 प्लस, और इसी तरह आप उसके अंदर बार बार चेंजिंग करते जाएंगे। जब आपको लगेगा कि एक बेटर वे के अंदर सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो किस वेट कैटेगरी की जेवलिन जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रही है, तो हम उसको चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम चूज़ करेंगे हमारी डिफरेंट टेक्निक्स को, कि कौन सी टेक्निक्स के साथ अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ तो सबसे ज़्यादा दूर जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो कौन सा इक्विपमेंट तय करेगा, या सबसे ज़्यादा रिलीज जाके होके कौन गिरेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। मीन्स थर्ड में आता है फैसिलिटेट्स, द नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, क्या है कि द मेन गोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इज द इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। बायोमैकेनिक्स का सबसे मेन रीजन ही पढ़ने का, लिखने का या इसको समझने का सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि हमें हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, इंक्रीज करना है, हाईली एक गोल तक हमें अचीव करना है और हमें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। Indeed, biomechanics enhance performance by the utilizing mechanical principles to improve their individual's technique. The equipment he and she use to modify the specific training method. Along with this, biomechanics is also used to develop such techniques that reduce the chances of injuries as well as make changes in the equipment design to reduce injury. In this way, an athlete usually remains injured and hence performance better. So it can be said that biomechanics helps to improving sports performance. Generally जब हम उन इक्विपमेंट्स को एक प्रॉपर वे के अंदर यूज करेंगे तो हमें उसका नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा इक्विपमेंट जो है जो हमारे लिए इंजरी पैदा कर सकता है। और स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी एक बहुत कॉमन वर्ड है, और स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी होना, अपने करियर के अंदर एक किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की इंजरी ना होना, एक उस पर्सन को एक स्पोर्ट्स पर्सन मान ही नहीं सकते कि उसकी लाइफ के अंदर कभी इंजरी हुई ना हो। लेकिन आपको किस तरह से इंजरी से बच सकते हैं, अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको परफॉर्मेंस के बारे में जानना पड़ेगा, प्लस हमें टेक्निक्स के बारे में जानना पड़ेगा, प्लस हमें हमारे इक्विपमेंट्स को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हमें उसके बारे में नॉलेज मिल सके और हम अपनी परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर सके, प्लस हमारे इक्विपमेंट्स को भी डिजाइन कर सके प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरी। फोर्थ वन इज सपोर्ट्स फॉर अब इसका क्या मतलब है, अगर हमें प्रॉपर बायोमैकेनिक्स का नॉलेज नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर तो हमारे पास स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज बढ़ने के चांसेस क्या होते हैं, एक तो आपका इम्प्रॉपर इक्विपमेंट होना, इम्प्रॉपर स्किल का नॉलेज होना, इम्प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करना, और
अगर हम बायोमैकेनिक्स को पढ़ लेते हैं फिजिकली, थ्योरिकली, प्रैक्टिकली, हर वे के अंदर, तो हमारे ये सारे चांसेस जो है, लाइक आपका इक्विपमेंट डिज़ाइन कर लोगे आप, आपकी टेक्निक्स को आप परफॉर्म कर लोगे प्रॉपर तरीके से, उसको इक्विवेलेंट करके और प्रॉपर वे में उसको मैनर से आपको यूज़ कर लोगे। ये सारी चीज़ों के अंदर अब जब आप पार्टिसिपेट कर लोगे तो जनरल सी बात है कि आपको सपोर्ट देगा किसमें, आपकी इंजरी से प्रिवेंट रहने में, ठीक करने में या उससे बचने में आपकी हेल्प कौन करेगा? वो आपका करेगा बायोमैकेनिक्स। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास वैसे तो बुक के अंदर आपको काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये 4 ही टाइप आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला टाइप है हमारे पास फ्लेक्शन। इन सब के अंदर आपको एक एक वर्ड यूज करना है। सबके अंदर आपको एक एक वर्ड यूज करना है, और वो किस तरह से करना है आप देखिए। डिक्रीज, इंक्रीज और अब आप देखिए जनरली अब आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, ये 4 मूवमेंट्स हमको याद करने हैं। अब 4 मूवमेंट्स के अंदर जनरल सी बात है, सबसे पहला हमारा फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है एक ही चीज़ को, कि कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट के अगर पास में आता है हम उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो अब मैंने क्या किया, ये हाथ ऐसे किया। अब आपको कोई बोलेगा कि आपके बाइसेप का साइज दिखाओ, जब आपने ऐसे करके उसको बना के दिखाया तब हमारा क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ये उठ के हमारे दूसरे पोर्शन के पास में आ रहा है, तो ये वाला जो हमारा एरिया है वो उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये तो हुआ फ्लेक्शन, यानी कि हमारे एक बॉडी के एक पार्ट का दूसरे पार्ट के नजदीक आना, हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट का दूसरे हमारे बॉडी के पार्ट के करीब आना, या उसका जो लेंथ या उसका जो डिस्टेंस होता है उसको डिक्रीज करना, कम करना, वो तो आपका होगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के साथ ही हम एक्सटेंशन को समझेंगे। फ्लेक्शन तो ये आपका हुआ डिक्रीज होना, एक्सटेंशन का मतलब हुआ वापस इंक्रीज होना, किसी भी हमारे बॉडी के एक पार्ट को हमसे दूर लेकर जाना। इट मीन्स अब हमने क्या किया कि आपको बाइसेप का साइज दिखाना है, आप इस तरह से करके दिखाएंगे। जब आप दिखाएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो वो फ्लेक्शन। अब कहा कि ठीक है, तो आपने दिखा दिया, अब आपने वापस उसको बढ़ाया तो वो आपका इंक्रीज हो गया, आपकी साइज। साइज मीन्स आपका लेंथ जो है, आपका डिस्टेंस जो है वो वापस इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज और डिक्रीज ये 2 वर्ड से मिलकर बना है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सेकेंड वन आपका आता है अबडक्शन। अबडक्शन के अंदर क्या है कि मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। इट मीन्स मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। इट मीन्स ये हमारी मिडल लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे हाथ बिल्कुल नजदीक है। अब मैं मेरे हाथों को दोनों को मेरी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, ये साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं मेरे दोनों हाथों को मेरी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, ये हो गया आपका अबडक्शन। और वापस जब मैं इसको नियर बाय लेके आ रहा हूँ, मीन्स मेरी मिडिल लाइन के मेरे दोनों पार्ट्स जो मेरी बॉडी से दूर गए हैं, मेरी मिडिल लाइन से जो दूर गए हैं, उसको तो हम अबडक्शन बोलेंगे। लेकिन उन्हीं पार्ट्स को जब मैं नियर बाय वापस नज़दीक लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल क्लोजर लेके आ रहा हूँ, उसको हम बोल सकते हैं अडक्शन। अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये 4 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ और चीज़ें जी है, कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अंदर जिनके बारे में हम अगर बात करें, लेकिन वो हमारे कोर्स के अंदर है नहीं। आपको सिलेबस के अंदर ये 4 ही मिलेगी, तो ये आपको 4 वर्ड आपको याद रखना है, डिक्रीज, इंक्रीज, फार और नियर।
इट मीन्स अब इसके बाद अगर अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आई होप आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि हमारे जो न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो 3 लॉज दिए हैं आपको न्यूटन ने। सबसे पहला लॉ आपको दिया है, वो है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, law of inertia. Then the second one is law of acceleration. Law of acceleration. और थर्ड वन आपका आता है law of reaction कह लो या action reaction कह लो। ये 3 लॉज हैं जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ये 3 अगर कंप्लीट हम अभी कर लेते हैं तो इसके साथ में हमारा 8th यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 8th यूनिट कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारा यूनिट 1 टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सीबीएसई के थ्रू, जिसके अंदर 50% आपका कोर्स आएगा। वो 50% के अंदर ये 8 चैप्टर हमारा लास्ट है, बाकी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आप थ्योरी सुन लीजिए, थ्योरी क्या है, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर सबसे पहले है कि इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसके अंदर अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, अगर आप बैठे हो तो जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक आप हिलोगे नहीं। या कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट है, अब मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तब वो लिख रहा है। अब इस मार्कर को अगर मैं टेबल के ऊपर छोड़ दूँ तो उसके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होगी। यानी कि बिना फोर्स के कोई भी चीज़ जो है वो आपको किसी भी मूवमेंट के अंदर शो नहीं करेगी। जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं की जाएगी तब तक वो किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं करेगी। या फिर कोई चीज़ अगर ऑटोमेटिकली मोशन के अंदर है तो जब तक उसके साथ कोई एक्सटर्नल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तब तक वो अपनी मूवमेंट्स चेंज नहीं करेगी। वो अपनी सेम रेट के अंदर, सेम सिचुएशन, सेम लोकेशन, सेम पोजीशन, सेम स्पीड के अंदर अपनी वर्क जो है वो कंटिन्यूसली करती रहेगी। इसके बाद कि देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स सच एज स्टार्टिंग ऑन रोइंग, स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, स्टार्टिंग इन स्प्रिंट्स, स्टार्टिंग इन थ्रोइंग द हैमर, rising an opponent in wrestling, etc. Basically, an object in motion remains in motion unless something or some external force stop it. The external force may be gravitational force, the surface of playing field, a defensive player, or the braking action on the sports person's body to stop. It means डिफरेंट वे के अंदर इसके डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें शो किए। रोमन रिंग जिम्नास्टिक के अंदर होती है जिसके अंदर वो बार बार वो फ्लिपिंग करता है या फिर एक स्प्रिंट स्टार्ट करता है। स्प्रिंट से पहले वो बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर, जिसके अंदर उसके बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट होता है, फिर उसके अंदर वो फोर्स अप्लाइड करता है तो वो फास्ट स्पीड के अंदर साथ जोड़ता है। उससे पहले जैसे वो रोमन रिंग्स के अंदर, अपने रिंग्स के अंदर रोमन को करना स्टार्ट करता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर उसको पार्टिसिपेट करता है। एक बार जो होता है एक जिसके ऊपर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो जब वो 0 पे स्टार्ट होता है तब उसकी पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन होती है। जब स्टैंडिंग पोजीशन होती है तो वो एक 0 मोशन के साथ स्टार्ट करता है, लेकिन जब उसके अंदर वो फ्लिप करना स्टार्ट करता है या बॉडी के ऊपर अपनी फोर्स को अप्लाइड करता है तब वो उसके अंदर कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a change in the acceleration of an object is directly proportional to the force produced in inversely proportional to its mass. If two unequal forces are applied to object of equal mass, the object that has greater force applied will move faster. Conversely, if two equal forces are applied to object in different masses, the lighter mass will be travel at fast speed. This law is applied in various sports. For example, hammer throw, the thrower who is stronger, who has more force. It means अगर कोई भी एक्टिविटी है उसके ऊपर अगर डबल फोर्सेस अगर यूज की जाएगी तो जितनी ज़्यादा फोर्स यूज की जाएगी वो उतनी स्पीड के साथ उसके अंदर ट्रैवल करेगा एक्टिविटी के अंदर। इट मीन्स
जब हम किसी भी एक्टिविटी के ऊपर जितने ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करेंगे वो उतना ही ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा। और ट्रैवल के अंदर क्या होगा, अगर हम उन दोनों फोर्सेस को इक्विवेलेंटली डिफरेंट वे में बांट देते हैं तो जिसके पास फोर्स ज़्यादा होगी उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा दूरी पे ट्रैवल करेगा, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस को अपनी को शो करेगा। या जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट में आता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आता है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन या लॉ ऑफ रिएक्शन के अंदर हम बात करें, इसकी थ्योरी में आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ रिएक्शन की क्या है। In the third law of motion, according to this law, for every action there is always an equal and opposite reaction. There are many examples in sports where is the law is applied, sprinting or diving board of gaining. It means आप देखिए, जनरल सी बात करूं कि कोई भी एक्टिविटी हो, जब हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा हमेशा, इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ रिएक्शन रखा गया। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आपने कभी किसी को शूट करते हुए देखा होगा। जब वो शूट करता है, बटन जो ट्रिगर को दबाता है तो गोली सामने की तरफ छूटती है, लेकिन उसका झटका हमें प्रेशर पीछे की तरफ पड़ता है। और सिंपल दूसरे की बात करूँ, जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के अंदर हमें हमारी फोर्स को लेते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे दोनों हाथ इस तरह से चलते हैं। जब दोनों हाथ हमारे इस तरह से चलते हैं तो हम पानी को आगे की तरफ से खींच रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो हमें आगे की तरफ धकेल रहे हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। फॉर वॉकिंग की बात करें, जब हम चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ फोर्स कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन हमें आगे की तरफ लेके जा रही है। वहीं हम साइकिलिंग की बात करें, साइकिल के पेडल्स को हम पीछे की तरफ से मूव कर रहे हैं, लेकिन साइकिल जो है कंटिन्यूसली वो आगे की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स आप किसी भी एक्टिविटी के स्पोर्ट्स के अंदर काउंट कर लें, हर एक एक्टिविटी के अंदर आपको अपोजिट रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अपोजिट रिएक्शन आपको हमेशा उसके अंदर आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर अप्लाइड जरूर होगा। तो ये तो हमारे बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है हमारे पास जिसका नेम है फ्रिक्शन, लेकिन ये हमारे सिलेबस से कट हो गया है तो हमें इसको नहीं पढ़ना, इसके ऊपर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर हमने 4 टाइप्स के मूवमेंट डिस्क्राइब किए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन, एंड द लास्ट वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। इट मीन्स हमने जो अप्लाई किया स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था अपोजिट रिएक्शन करता है, या फिर फुटबॉल को जब तक आप बिल्कुल आपने बहुत ज़ोर से आपने किक किया है, बॉल बिल्कुल सीधी जा रही है, अब जब तक एक्सटर्नल का उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो सीधी चलती जाएगी। या फिर कोई चीज़ अगर मोशन के अंदर पड़ी है या बिल्कुल स्टेबल है, जब तक उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल की फोर्स अप्लाइड नहीं की जाएगी तब तक वो अपनी स्थिति जो है, अपनी पोजिशन जो है, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेगी। तो ये सारे जो है ये अप्लाइड किए गए न्यूटन्स जो लॉ है, ये 3 लॉ में बताया गया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ रिएक्शन। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है हमारा, आप इजीली इसको कवर कर लीजिए। तो इसकी और आपकी जो ये वीडियो है इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, और किसी भी टॉपिक को अगर दोबारा समझना हो, समझने के लिए तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं इसकी आपकी वीडियो जो है और बेटर तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करके और आपको दे सकूं। और अपने YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। आपकी ज़रूरी नहीं आपकी सिर्फ थ्योरिकल पार्ट की, आपको प्रैक्टिकल पार्ट की भी वीडियोस आपको उसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमेशा अपने इस पूरे चैप्टर को, हमेशा पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें बिना स्किप किए। एक बार अगर आप इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, एक बार उन नोट्स को पढ़ लेते हैं। मीन्स एक बार आप नोट्स को टाइम दें, पूरा रीड कर लें, एक ही बार आपको याद करने की, रिमेंबर करने की या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नॉर्मली बहुत काम डाउन होके बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ लें, प्लस एक बार पूरा स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देख लें। मैं कह रहा हूँ आपका आउट ऑफ 70 मार्क्स जो है ना, प्लस 30 आउट ऑफ 30 आपका प्रैक्टिकल का हो गया, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स जो थ्योरिकल पार्ट का ना, उसमें से 1 मार्क्स भी कोई भी पर्सन जो है वो कट नहीं कर सकता। तो ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो
आप लोग बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करें, बढ़िया प्रिपरेशन करें। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल या किसी भी वे में। प्लस आपको किसी भी टॉपिक की कोई भी वीडियो सही नहीं लग रही है तो आप उस वीडियो के बारे में मुझे लिख के भेजें ताकि मैं आपको दोबारा वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। सो आप लोगों ने यहाँ तक आई होप देख लिया होगा सभी ने। सो थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग ऑल्सो, एंड थैंक यू। गुड डे, गुड लक, बाय स्टूडेंट्स।